Bismillahirrahmanirrahim. You are watching the Silo Basic Exam with Jahangir. Mathematics Class 9 Unit Matrices and Determinant Exercise 1.1 Solution. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में. अच्छा, these are the question or exercise of reference book provided by FBISE. फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. हमने ऑर्डर मालूम करना है. इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ऑर्डर को डिस्कस किया था कि हम इसमें जो है ना रो बाय कॉलम को हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस कहते हैं. हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो इसको हम देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2 बाई 2. और दूसरा भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम वाला है, इट्स ऑर्डर विल आल्सो बी 2 बाई 2. और तीसरा वाला हमारे पास मैट्रिक्स सी जो है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है. इसके रो में 2 4 हैं और इसके पहले कॉलम में 2 है, दूसरे कॉलम में 4 है, सो इट्स ऑर्डर विल बी 1 बाई 2. हमारे पास एक और मैट्रिक्स है डी. इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, 4 अलग रो है, 0 अलग रो है, 6 अलग रो है और कॉलम एक ही है, सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 बाई 1. मैट्रिक्स ई जो है उसमें हमारे पास 3 रो हैं, ए डी बी ई सी एफ, और कॉलम जो है हमारे पास 2 है, ए बी सी और डी ई एफ, सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 बाई 2. हमारे पास मैट्रिक्स एफ जो है, इसका एक ही रो है और एक ही कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर विल बी 1 बाई 1. अच्छा, हमारे पास जी है मैट्रिक्स और इसमें हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 बाई 3. मैट्रिक्स एच है जिसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसकी हमारे पास जो ऑर्डर होगी वो 2 बाई 3 होगी. अच्छा, आप लोगों ने ये ज़रूर समझना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जब आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का पता नहीं होगा तो फिर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं होंगे. सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, मतलब आप बुनियाद से हमारे साथ जाएं ताकि आपको जो है ना सारी चीज़ें आगे जाके क्लियर हों. अच्छा, उसके बाद हमारे पास वही टॉपिक जो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, फिर हमने इक्वल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था. तो इसमें हमारे पास हमें 10 मैट्रिक्स दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. तो सबसे वो इक्वल वाली वीडियो में आपको याद होगा हमने कहा था कि 2 बातें होती हैं. सबसे पहले हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर सेम हो तो उसके बाद हम उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो चेक करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मैट्रिक्स ए. हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसमें एक ही एलिमेंट है, जिसका मतलब है कि इसका एक रो और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है 1 बाई 1 है. बी का भी 1 बाई 1 नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए के लिए वो मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जिसका ऑर्डर 1 बाई 1 हो. सी का भी ऑर्डर 1 बाई 1 नहीं है, डी का नहीं है, ई का नहीं है, एफ का नहीं है, जी का नहीं है, एच का नहीं है, और सॉरी आई का नहीं है, जे का नहीं है. लेकिन सी का ऑर्डर अगर आप देख ले उसमें एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 5 माइनस 2. तो 5 माइनस 2 से हमारे पास 3 आता है, तो इसका मतलब यह है कि जब ऑर्डर भी सेम हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक ही है, दोनों में 3 3 है, सेम है, तो मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है. फिर जब हम मैट्रिक्स बी पे आते हैं तो मैट्रिक्स बी में हमारे पास ऑर्डर जो है 1 बाई 2 है. तो 1 बाई 2 वाले हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स डी है इसमें, और मैट्रिक्स आई है. मैट्रिक्स डी को अगर हम बी के साथ देखें, ऑर्डर तो सेम है लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसके डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसकी इक्वल नहीं हो सकता. अगर हम आई को देखें तो आई में हमारे पास पहला एलिमेंट 3 है, बी में भी पहला एलिमेंट 3 है, आई में दूसरा एलिमेंट जो है वो 3 प्लस 2 है जिससे 5 आता है, और बी में भी 5 है, तो इसका मतलब है बी जो है वो आई की इक्वल है. सी का तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो ए की इक्वल है. अच्छा, डी को उसमें हमारे पास उसकी ऑर्डर जो है 1 बाई 2 है. 1 बाई 2 वाले जो दो और भी थे हमारे पास, इस सारे में बी और आई, डी जो है इनके साथ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ कोई भी ऐसा मैट्रिक्स मौजूदा मैट्रिक्स में नहीं है जो डी के इक्वल हो. फिर ई को हम देखते हैं. ई की ऑर्डर है हमारे पास 2 बाई 2 है. 2 बाई 2 वाला हमारे पास ऑर्डर में हमारे पास एच है और जे है. एच और आई को देखें, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, 4 0 6 2. इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स ई जो है वो एच के बराबर है. इसी तरह एफ को अगर हम देखें, इसका ऑर्डर जो है 2 बाई 1 है, 2 रो है और एक कॉलम है, तो हमारे पास 2 रो और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स जो है, 2 रो और एक कॉलम वाला जी को देखें, वो भी हमारे पास 2 रो और एक कॉलम वाला है.
तो 3 - 1 वो 2 की इक्वल है, 3 + 3 6 की इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f और g जो है आपस में इक्वल है। h का तो e के साथ हमने बराबर कर दिया था, और हमारे पास जो j है उसका कोई इक्वल मैट्रिक्स 4 0 6 2 4 0 6 2, ये गुड, ये जो है ना j जो है वो भी हमारे पास e के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि e h और j जो है हमारे पास इक्वल हैं। तो यही बात हमने की है। सोल्यूशन ऑफ a इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ c, ये हमने यहाँ पे हल किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, और हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो व्हाट डज इट मीन, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान डाला है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, और दूसरी बात ये है कि इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो इससे हमारे लिए इक्वेशन बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है a + c, वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर है। a + c इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग जब मैट्रिक्स सेम होगा तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो हमारे पास a + c जो है वो हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास जो है a + 2b, उसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में -7 है। तो इसका मतलब ये है कि a + 2b इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 3 में हमारे पास है c - 1 और कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 3 है। तो इसका मतलब है कि ये 3 की इक्वल है, ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू +2d, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगा। इसको जब हम हल करते हैं, अच्छा ये हमने थोड़ी तरतीब उल्टी हो गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को हम सबसे पहले हल करते हैं। हमारे पास इक्वेशन 3 को जब हम हल करते हैं, c - 1 इज इक्वल टू 3, तो -1 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3 + 1, और इससे हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि c इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन 4 को लिया है, क्योंकि हम सबसे पहले उन इक्वेशन को हल करने की कोशिश करेंगे जिसमें वेरिएबल जो है वो एक हो। तो इक्वेशन 4 को हमने हल किया है, जो हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो एक जैसे हैं, ये वेरिएबल को एक साइड पे किया है और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे किया है। तो हमारे पास आ जाता है कि 4d को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया हूं, तो हमारे पास -6 रह जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2d - 4d। तो 2d से -4d निकालो तो इससे 2d आ जाता है, तो -6 इज इक्वल टू -2d। तो इसमें माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, और 2 को मैं दूसरे साइड पे लेके जाऊंगा तो 6/2 हो जाएगा, जिससे हमारे पास d की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम c की वैल्यू हमारे पास मालूम है, तो हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। a + c इज इक्वल टू 0, तो c की जगह पे हमने 4 की वैल्यू पुट कर दी, a + 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 को जब मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो +4 से ये -4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास -4 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है, तो अब हम उसमें हमारे पास बाकी वैल्यूज मालूम हो गए हैं, सिर्फ b की रहती है। तो हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, a + 2b इज इक्वल टू -7, a की जगह पे -4 आ जाएगा। -4 को जब मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो वो +4 हो जाएगा, तो -7 + 4 से हमारे पास -3 आ जाएगा। और 2 को जब मैं 2b से मैं 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास a b c और d की वैल्यू मालूम हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमारा सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।